नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, 2 या 3 चीजें हुई हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का बिगुल बजा दिया और भले ही वो कांग्रेस की बात कर रहे हो लेकिन जो बात कर रहे हैं वो गलत तो नहीं बोल रहे। ही इज ओनली स्पीकिंग ऑन फैक्ट्स के पहले कांग्रेस ने कैसे बिहेव किया ऐसे ही तो उनका हक बनता है। आज जैसे वाइब्रेंट गुजरात को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार गुजरात आने के लिए लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इन्वेस्टर्स को ये कहा जाता था कि गुजरात मत आइए वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा सर उन्हीं को तो बैन किया था। ही कुडंट ट्रैवल टू यूएस, ही कुडंट ट्रैवल टू वेरियस कंट्रीज। उस पर भी बैन लगा हुआ था। एंड द कांग्रेस यूज्ड टू टेक प्राइड इन द वेरी फैक्ट दैट लुक द चीफ मिनिस्टर कांट ट्रैवल टू यूएस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। सो ही इज क्वाइट राइट। लेकिन अभी भी सीधे साधे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत गुस्सा है अभी मोदी जी के मन में कांग्रेस के प्रति। और दूसरी चीज़ क्या है, बिकॉज इट्स अ रिसर्ज इन कांग्रेस। कांग्रेस क्या है कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो खैर वो पावर में नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से आज की तारीख में द ऑफ टेक एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, कांग्रेस इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। सो दैट इज वरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड द वे उद्धव ठाकरे has also planned out a strategy over here in Maharashtra, that is also worrying for a lot of people. अब देखिए साहब, जहाँ तक ओबीसी का प्रश्न है, ओबीसी रिजर्वेशंस का प्रश्न है, मराठा आरक्षण का जहाँ तक प्रश्न है, वो अब गले की हड्डी बन गई है साहब। मैं फिर बोल रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार के गले में, नॉट सो मच अजीत दादा पवार, मोर एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस। इफ यू नोटिस, अजीत दादा पवार तो उधर गए भी नहीं। अजीत दादा पवार ने कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं करी मराठा आरक्षण पर, बिकॉज ऑल ऑफ देम नो एज फार एज द एनसीपी इज कंसर्न एग्जैक्टली व्हाट द लीगल पोजीशन इज। नाउ वंस दे हैव सेड दैट दे आर गिविंग मराठा रिजर्वेशन, दे आर ऑल ट्रैप्ड। अब तो मतलब ट्रैप में आ गए लोग। और जहां तक ट्रैप का सवाल है, एक और बुरी खबर है, तमिलनाडु में देयर आर 10 टाइगर्स दैट हैव डाइड। 6 cubs, 4 tigers, 4 full grown tigers have been poisoned by poachers. But then we'll talk about that. And the whole country, around 143 tigers have died. Yes, which is absolutely terrible. And Maneka Gandhi has lit into the ISKCON temple authorities for selling cows to butchers. That's a new one. She's a BJP MP. Good Lord. BJP will have a hard time defending that. Right, in the meantime, we have our very old friend, Mr. Lakshman Hake with us. लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति जाने वाले हैं साहब। ये कहा जाता है कि आज और कल के दिन के बीच में गणपति से जो मर्जी मांग लो, सच्चे दिल से मांगोगे तो मिलेगा, ये कहा जाता है। आनंद चतुर्दशी वाला दिन है। हाँ, आनंद चतुर्दशी वाले दिन चांद को नहीं देखना चाहिए भाई, चांद को मत देखना, बाकी सब ठीक है। लेकिन जबरदस्त, ब्यूटीफुल। क्या होता है कि पूरे महाराष्ट्र की कायाकल्प हो जाती है, पूरे महाराष्ट्र का सौंदर्यकरण हो जाता है। और जहां तक मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में तो ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसी वाइब्रेंसी आ जाती है। और वही हाल पुणे का भी है अगर जो गणपति के दौरान। Have you experienced that? आपको दिखता है? Yes. लक्ष्मण आगे साहब, क्वेश्चन थोड़ा, क्वेश्चन ये था कि क्या आपको भी दिखता है कि किस प्रकार मुंबई की कायाकल्प हो जाती है गणपति के वक्त? इन दिनों सब ये जो त्योहार है, इन दिनों गणेश उत्सव का मतलब महाराष्ट्र के सब जनता, सब लोग एक धूमधाम से अच्छी तरह से ये उत्सव मनाया जाता है और बहुत बड़ा माहौल रहता है महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव का
उद्देश्य मनाने का अलग था, मगर हम अभी एंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं। दुरुस्त बात। एंड और हम लोगों ने तो ना जाने कितनी मर्तबा, जो भी सरकार में है उनसे ना जाने कितनी मर्तबा ये कहा है कि जो ये फेस्टिवल सीजन है मुंबई में, अरे भाई इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा फुटफॉल दुनिया के किसी भी और फेस्टिवल में नहीं आते जितने के गणेश उत्सव में आते हैं। तो इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अब आगे बनाएंगे Yes. नहीं बनाएंगे मालूम नहीं। है इंटरनेशनल लेवल पे है ही, इतनी भीड़ और इतनी गर्दी और सब लोग इकट्ठा आते हुए, ये हमारी कल्चर है, हमारे देश का एक ये हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारा कल्चर दिखाता है। और इस कल्चर में बहुत सारी बातें सामने आती है, ये तो बात है, सच्ची बात है। चलो उम्मीद करते हैं कि गणपति बप्पा जो हैं जाते जाते जो आज की सरकार है उसकी आंखें खोल दे, उसको अकल दे ताकि वो आके सच बोलें। मराठा आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जरा सच बोलें। आपको लगता है सच बोलेंगे क्या? नहीं, सच तो कौन सी भी पार्टी महाराष्ट्र की, चाहे मराठा रिजर्वेशन रहने दो, धनगर आरक्षण रहने दो, ओबीसी आरक्षण रहने दो, आरक्षण के बारे में जो संविधान चाहता है, संविधान में जो तरतूद है, उसके हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल लीडर बोलता नहीं है, सच बोलता नहीं है। सच का सामना करना ये कौन सी भी पार्टी और कौन सा भी लीडर आगे आके सामना नहीं कर रहा है। इससे इसका बहुत बड़ा दुख है हमें जी। लेकिन एक चीज तो है, अभी एक जो छोटा सा सर्वेक्षण कोई आया है उसके मुताबिक भी उद्धव ठाकरे जी की छवि बहुत बड़ी है। ये भी कहा गया है कि जो पुरानी शिवसेना है, यानी उद्धव ठाकरे की जो सेना है, आज की तारीख में उसका वर्चस्व जो नई सेना है, राजनीतिक वर्चस्व उद्धव सेना का बहुत ज्यादा है और उद्धव सेना को कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी जब भी चुनाव होते हैं। क्या ये एक वजह है कि आज की तारीख में ये लोग चुनाव नहीं करा रहे महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन में? मैं तो हर जिले में घूमता हूँ, मैं तो बहुत जगह पे प्रवास भी कर रहा हूँ आजकल, और 1 तारीख से 15 तारीख तक पूरे 100 सभा का प्लान मैंने किया है 15 दिनों में। होऊ द्या चर्चा, इस टाइटल के नीचे हम पूरे किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम मोहल्ला, हर एक एरिया में हम जा रहे हैं। मगर हमने जो एक सर्वेक्षण किया है, हमें जो फीडबैक मिल रहा है, वो फीडबैक देखते हुए मैं पूरे जवाबदारी से मैं आपको बोलूंगा कि हमारी पार्टी को बहुत सारा समर्थन हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक सिटी में मिल रहा है। ये तो बात सही है। दुरुस्त बात है प्रदीप जी। आपने गए बार बहुत जबरदस्त एक बात कहा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आपने बहुत लोगों ने सराहा उस चीज को। आपने बोला कि ये एम्पावर किसको कर रहे हैं? ये एम्पावर उसी को कर रहे हैं जो ऑलरेडी शक्तिशाली है। और आपने 8 एमपी का नाम गिनाया था, जो 8 एमपी यहां से लोकसभा में गए हैं, प्रियतम मुंडे से लेके पूनम महाजन से लेके सुप्रिया। आपने हर पार्टी के लीडर्स को आपने गिना के बोले कि ये कौन से फैमिली से आता है, ये ऑलरेडी एम्पावर्ड फैमिली से आता है। तो जो एम्पावरमेंट ऑफ जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, वुमेन है, असलियत में जो गरीब से गरीब आगे एम्पावरमेंट है, वो कब होगा? ये बिकॉज देखो, आपने गिनाया तो सही है, आपने सही गिनाया, आप उसी को एम्पावरमेंट करो, मगर गरीब से गरीब लोग कैसे लोकसभा पहुंचे सर, वो भी बताइए। सॉल्यूशन क्या होगा? एक सेंटेंस सन्माननीय शरद यादव साहब का एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। शरद यादव साहब ने एक संसद में चर्चा के दरमियान एक भाग लिया था संसद में उन्होंने बोला था कि ये बाल कटे हुए औरतें अगर संसद में आ जाए तो देहाती मतलब ग्रामीण एरियाज के जो महिलाएं हैं, इनका दुख वो बाल कटाए हुए महिलाएं कैसे जाने। तो मैं ये आपके सामने ये बोल रहा हूं कि कारपोरेट वर्ल्ड से महिलाएं आगे आए, जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनके घर वाली महिलाएं आगे आए। जो असली महिला संसद में होनी चाहिए, असली महिला मतलब दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम, बहुत सारा मुस्लिम, अगर कल एक दूसरे लोकसभा सेक्टर में
लोकसभा कंसिस्टेंसी में, अगर वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर वही सीट अगर महिलाओं को रिजर्व किया जाए तो क्या हो जाएगा उधर, ये भी हो सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके सामने कि ये महिलाओं का रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन के कोटा अंतर्गत कोटा, वो जो महिलाओं का 33% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उसके अंतर्गत एससी एसटी को तो आपको देना ही पड़ेगा। एससी एसटी का तो कायदा में तरतूद है वो तरतूद एससी एसटी को मिलेगी, मगर ओबीसी का क्या? ओबीसी का रिजर्वेशन अगर नहीं मिलेगा तो इस रिजर्वेशन का कुछ फायदा होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं वाकई साहब, बिकॉज आपने बहुत बढ़िया चीज को हाईलाइट कर दिया कि हम उसी को एम्पावर कर रहे हैं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जो मेरा कहना है कि ऑलरेडी एम्पावर्ड, मगर हम लोग जो गरीब से गरीब लोग हैं जो सच में ओबीसी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहां से, क्या एवरी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको एम्पावर करके उसको भेजने का जरूरत पड़ेगा? तो ये कैसे सोशल चेंज जो बोल रहे हैं, सोशल चेंज, सोशल एम्पावरमेंट, हाके साहब आप जमीन से जुड़े हो, आप हकीकत से जुड़े हो, आप उन लोगों के बीच में बैठे हो, आप बैठे हो उन लोगों के बीच में जिसको एम्पावर करना है असलियत में और एम्पावर नहीं हो रहा है। बिल बने मगर एम्पावरमेंट असली हकीकत में कैसे बदले, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है हके साहब? क्या हर पॉलिटिकल पार्टी गरीब से गरीब लोगों को जबरदस्ती देना ही पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐसे कानून किस प्रकार से, कैसे आप इसको इंश्योर करोगे? मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं, सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर अभी जो नितिन गडकरी साहब है ना, जिस आवेग से वो काम करते हैं, जिस स्टाइल से वो काम करते हैं, मैं तो आपके सामने एक मेरा मत रखूंगा कि अगर बीजेपी की दुर्भाग्य से अगर बीजेपी का गवर्नमेंट अगर 2024 में भी आएगा तो नितिन गडकरी साहब को सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बनाना चाहिए। अगर नितिन गडकरी समाज कल्याण मंत्री बनेंगे तो सामाजिक न्याय के लिए, अभी जो रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना फंडिंग यूज कर रही है, जिस स्टाइल से यूज कर रहे हैं, वो स्टाइल से सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण मतलब सामाजिक न्याय दिलाने के लिए वो मिनिस्टर का जो स्टाइल है, वैसा स्टाइल, वैसा बजटरी तरतूद, वैसे 100 बढ़कर एक योजनाएं अगर आए, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे देश में लास्ट 75 इयर्स में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बजटरी तरतूद हो चुकी है। हमारे हाथ में इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स बहुत है, इकोनॉमिकल तरक्की होने के लिए, देश आगे बढ़ने के लिए, मगर जिस दिन तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा उस दिन तक ये इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इकोनॉमिकल प्लान बना रहे हैं, वो पर्कुलेट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? अगर दलित, अगर आदिवासी, अगर ओबीसी, अगर वो देश की तरक्की में, देश वो जो बेरोजगार है, इस बेरोजगार युवकों को अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो हमारे देश का इकोनॉमिक्स कैसे बढ़ेगा? नहीं, बढ़ने वाला नहीं है। एक बाजू को हम 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की इकोनॉमी बताते हैं, मगर दूसरी नंबर पे हमारी आंगनवाड़ी मतलब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है वो कोई कई स्लम्स में होता है, ना उनको अच्छी तरह से स्कूल का छत मिलता है, अच्छी तरह से एजुकेशन मिलता है, और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स है उनको ना पेमेंट मिलता है। अगर ऐसा इनबैलेंस एजुकेशन इस देश में अगर रहता है तो देश की तरक्की कैसी होगी? आगे जाके सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा और विकास समानता की ओर कैसे होगा विकास? लेकिन यहां पर लक्ष्मण हाके साहब एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखता हूं। ये बात तो दुरुस्त है कि रिजर्वेशन से, आरक्षण से उन्हीं लोगों का फायदा होगा जो पहले से ही शक्तिशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले से ही पावर जिनके पास है, जिनके पास पहले से ही पावर है उन्हीं के पास होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, वास्तविकता में क्या अगर मान लीजिए राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं देश में, जितनी भी, सभी को आप ले लीजिए, मैं सिर्फ शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की नहीं, सब पार्टियों को ले लीजिए, अगर वो असल में ईमानदार रहती महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति, ओबीसी के प्रति, एससी एसटी के प्रति,
अरे भाई, तो आपको आरक्षण के कानून की क्या जरूरत है? आप जो आपका सीट का वितरण होता है, तब आप क्यों नहीं देते उनको टिकट? खुद ही दीजिए, एग्जाम्पल सेट कीजिए। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस आज की तारीख में बड़ा क्रिटिसिज्म कर रही है इसका। अरे तो भाई, आप पिछले 75 साल से आपको किसने रोका है? आप दे देते, ज्यादा महिलाओं को दे देते टिकटें, 50% को दे दो, 60% को दे दो, ऐसी महिलाओं को दो जो आपकी बड़े बड़े परिवारों से नहीं आती हैं। लक्ष्मण हाके साहब, कभी क्या वो होगा? आप बताएं। नहीं होगा, ये होने वाला नहीं है जी। हमारे संविधान में SC ST की रिजर्व सीट करने के बाद भी रिजर्वेशन सीट के ऊपर कौन चुन के आता है? जो किसी के गाड़ी का ड्राइवर रहता है, जो SC ST से बिलोंग करता है जी। और ये जो रूलिंग पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज के एबी फॉर्म पे जो चुन के आता है, उस पार्टी का जो चीफ बैठा है, जो मुख्य अध्यक्ष बैठा है, वो अध्यक्ष जो डिसीजन लेता है उसके एजेंडे पे वो काम करता है जी। मैं आपको बहुत खेद से मैं आपके सामने एक बात रखूंगा कि हमारे संसद में 137 के आसपास, एक दूसरा आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 137 के आसपास हमारे संसद में, अभी स्टैंडिंग संसद में 137 मतलब 137 MP ये OBC से बिलोंग करते हैं। मगर ये 137 OBC के जो MPs है वो जात न्याय जनगणना के ऊपर इकट्ठा नहीं होते हैं, वो OBC के स्कॉलरशिप पे इकट्ठा नहीं होते हैं। OBC के ऊपर जितने जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उसको बजटरी तरतूद होने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के एबी फॉर्म पे चुन के आए हैं, चाहे वो दूसरी कौन सी कांग्रेस की रहने दो और कौन सी प्रादेशिक पार्टियां रहने दो, उनके भी एबी फॉर्म पे चुन के आए हुए हैं। इसके लिए वो OBC के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं। हाके साहब, अभी बीजेपी का कहना है, देखो हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। बोले जो आवास योजना है, जो घर देने वाली योजना है, पिछले 60 साल में, 2014 से पहले 60 साल कांग्रेस का राज था, पूरे 60 साल में करीबन 3.25 करोड़ घर उन्होंने बनाए, मगर हमने 9 साल में 3 करोड़ बनाए, 3 करोड़ घर, और 70% बेनिफिशियरी इसमें गरीब महिला है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी आगे जाके कह रहा है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग खुले में शौच 2023 में बीजेपी का कहना है कि हमने मुक्त कर लिया खुले में शौच, जो 38% सिर्फ घर में शौच था जो रूरल एरियाज में, आज हमने 100%। तो ये जितने बीजेपी के क्लेम है वुमेन्स के हिसाब से, रूरल एरियाज के हिसाब से, और उनका कहना है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत, तो आप जमीन से जुड़े हो, हर जिला, महाराष्ट्र के हर जिला, हर असेंबली में आप घूमे फिरे हो, ये खुले में शौच जो बीजेपी का दावा है कि हमने 100% एलिमिनेट किया है, हर घर नल से जल वगैरह, कितने आप सच्चाई मानते हो उसको? ये इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा जो सिटीज है, अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में वो सच हो सकता है, मगर रूरल एरिया में आज भी बहुत सारा परसेंटेज, मतलब आधे से भी ज्यादा परसेंटेज आज भी खुले पे शौच। ये बात तो और कितने दिन लगेंगे मालूम नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण कि और कितने दिन लग सकते हैं इस देश में मुझे पता नहीं है। मगर मैं एक बात आपके सामने रखूंगा, हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने से अभी 76 ईयर हो चुके हैं। हम किस दिन तक हम राशन दे देंगे इन लोगों को? किस दिन तक हम उनको घर बांध के दे रहे हैं? मतलब हम उनको वोट की वजह से पोलराइजेशन करने के लिए हम राशन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मगर उनकी क्रिएटिविटी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रोग्राम जो फैक्ट के ऊपर चलता है, जो फैक्ट के ऊपर चलेगा, इसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी गवर्नमेंट रहने दो। दुरुस्त बात। और जो आपने बात कही अभी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम बात वो है जो पूरे देश को फॉलो करनी चाहिए। लक्ष्मण हाके साहब, जो अभी आपने कहा ना, आंगनवाड़ी के बारे में आपने बात करी, प्राइमरी स्कूल के बारे में आपने बात करी, प्री प्राइमरी की जो बात करी, जब तक वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं होगी, क्या हुआ जो आपने ही कहा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन किया, हमारा ध्यान केंद्रित किया किस पे? हायर एजुकेशन पे। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो बहुत पहले बना था, 1936 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CV रमन साहब के टाइम पे बना था। नहीं प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं
पोस्ट स्कूल, बिल्कुल उसके ऊपर हम लोगों ने कंसंट्रेट किया, whereas we should have concentrated on education for children. बच्चों की विद्या के ऊपर जब तक हम लोग अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक यही होने वाला है। तो ये कैसे होगा लक्ष्मण आगे साहब? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, बताएं। नहीं, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, ये मेरी महाराष्ट्र की बात अगर मैं आपके सामने रखता हूँ थोड़ी जी। ये मेरे महाराष्ट्र में क्या हुआ है, ये चाहे ये देश में भी हो सकता है। मेरे महाराष्ट्र में जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन जो 10वीं कक्षा तक 10+2 मतलब 10 तक, ये जो एजुकेशन है ये गवर्नमेंट, जिला परिषद दे रही है, गवर्नमेंट दे रहा है। मगर उसके आगे का जो एजुकेशन है उसका प्राइवेटाइजेशन है। हमारे महाराष्ट्र में जो आमदार है, जो एमपी है, जो एमएलए है, जो लीडर है, उनके प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज है। और ये प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे साइंस कॉलेजेस हो, चाहे पारंपरिक आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसा पारंपरिक एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन हो, ये सब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया। और उसके बाद अभी लास्ट 4, 5, 10 साल में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के हाथों में चला गया जी। मैं क्या बोल रहा हूं, इस देश में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी योजनाएं नहीं चाहिए। एक बार आप स्कॉलरशिप भी बंद करो ओबीसी, एससी, एसटी का, मगर दर्जेदार शिक्षण, एक समान शिक्षण, जो कलेक्टर का बेटा, पॉलिटिकल लीडर का बेटा, उद्योगपति का बेटा, टेंडर वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है और मजदूरों का बेटा, किसानों का बेटा, वो जो एकदम डाउन टू अर्थ जो कॉमन मैन है उसका बेटा, उनको जो एजुकेशन मिल रहा है, ये एजुकेशन में असमानता है। मगर जिस टाइम नौकरी दिलवाने का टाइम आता है, जिस टाइम कोई कैलिबर का कंपेयर करने का टाइम आता है, उस टाइम को एक बाजू को किसानों का बेटा रहता है जो झड़पी के एजुकेशन में पाइटे की शाला में सीखता है, स्कूल में पढ़ता है, और दूसरी तरफ कलेक्टर का बेटा, टेंडर्स वालों का बेटा, बहुत बड़े बिल्डर का बेटा एक अच्छे स्कूल में जो अनुकूल वातावरण में पढ़ता है, उसका परसेंटेज और उनका परसेंटेज इसमें बहुत गैप रहता है और उनमें कंपेयर किया जाता है और उनको एंट्री दी जाती है। ये जो असमान शिक्षा देते हुए अगर नौकरी में, अगर कोई सेक्टर में जब एंट्री पॉइंट होता है तो असमान उनके साथ बर्ताव किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और इस देश में ये बात अगर चलती रहेगी तो ये देश बहुत, मुझे नहीं लगता कि आगे अगले साल 50 साल में ये देश कोई तरक्की कर पाएगा। जी दुरुस्त बात। हाके साहब, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी आज बीजेपी का जबरदस्त कैंपेन चाहा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर उद्योग, जो गरीब से गरीब लोगों को उद्योग देके किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है मोदी साहब। तो लोग आंकड़े दिए, बोले कि प्रधान सेवक जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक ने 20 लाख करोड़ लोगों में लोन के माध्यम से लोगों को दिया, जिसका बेनिफिशियरी 8 करोड़ लोग हैं, जिसने छोटे छोटे उद्योग को शुरू कर दिया। तो प्रधान सेवक ने ये पूरे बिजनेस का एक माहौल पूरे देश में स्प्रेड कर दिया। बीजेपी का कहना है कि बिजनेस को हमने इनिशिएट किया है, उद्योग को, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने अलग अलग लोन ने, फिर विश्वकर्मा जो योजना था करीबन 13,000 करोड़ के आसपास, विश्वकर्मा जो ओबीसी समाज से रिलेटेड है उनको अपने कार्यक्रम में, बिजनेस में, छोटे छोटे वेंचर्स में। तो इसमें कितना सच्चाई है जो विश्वकर्मा है? ये मैं घूमता हूँ ना साहब, मैं मेरे एरिया में जब घूमता हूँ ना, हमने हुद चर्चा इस टाइटल में हम घूम रहे हैं, हम पूछते हैं लोगों को आपको ये योजना मिली क्या? तो सामने 1000, 2000, 500, 400, 200 गांव वाले लोग रहते हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं उठता है कि ये योजना हमें मिली है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़े आंकड़े रहते हैं, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी, 30,000 कोटी, 1 लाख करोड़, इतना सुनने को इतना अच्छा लगता है। मगर वो जो लाभार्थी है, किसको ये लाभ मिला है, इसका क्या होता है ये योजनाओं का आगे जाके, इसका कोई व्हाइट पेपर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना चाहिए। हाके साहब, आगे जाके कांग्रेस का भी एलिगेशन है कि
बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड बीजेपी जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, एससी एसटी, महिला, इनके खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में फिल्म, बॉलीवुड के फिल्म एक्ट्रेसेस को बुलाया था, मगर द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको नहीं बुलाया था। तो इसमें कितना सच्चाई जो कांग्रेस इसको स्प्रेड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन है या डिसइंफॉर्मेशन है? आप इस समाज से जुड़ा हुआ है, तो कैसे आप देखते हो? मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी मुर्मू मैडम को ये इतना बड़ा, इतने बड़े पद पे भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रपति जैसा पद, जो आदिवासियों का सम्मान बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे से आते हुए हमारे मुर्मू मैडम को इस देश का अगर राष्ट्रपति मिले तो आदिवासियों को कितना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन है ना, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हम भी इस देश के नागरिक हैं। और इस देश का नागरिक, हर एक नागरिक इस देश का बहुत बड़े से बड़े पोस्ट पे जाना एक कितने सम्मान की बात है। मगर उस वक्त अगर राष्ट्रपति बनाने के बाद अगर तुम उस हाउस में जहां पे कायदा कानून बन जाता है, हर एक आदमी का, हर एक प्रवर्ग का, हर एक दलित रहने दो, एसटीज रहने दो, ओबीसी रहने दो, हर एक वंचित घटक रहने दो, उसका कायदा लिखने का जिस हाउस में कायदा बनेगा, उस हाउस में अगर इस देश की मुखिया को नहीं बुलाएंगे तो ये क्या आत्मसम्मान की बात है? इससे थोड़ी गिल्टी फीलिंग तो हो जाएगा आदिवासियों के ऊपर जी। तो ये नारी सम्मान, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये मोदी साहब का कहना है एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, बट ऑपोजिशन, आप लोग का कहना है कि ये एक चेक है जिसका डेट लिखा नहीं है, कभी इंप्लीमेंट होगा। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं इमीडिएट इंप्लीमेंट करो, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मत रुको, डिलिमिटेशन के लिए मत रुको। तो ये ओपन डेटेड, तो क्या ये फिर, बिकॉज कांग्रेस ने पूरे देश में एक आंदोलन सा छेड़ा है कि ये अच्छे दिन और 15 लाख जैसे जुमला है, तो इसमें कितना सच्चाई है? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन सामने आने के बाद उन्होंने क्या 20,000 करोड़ का ओबीसी का विश्वकर्मा योजना डिक्लेयर की। ये अगर विश्वकर्मा योजना डिक्लेयर करनी है आधी आबादी को, ओबीसी की आबादी 52%, 54%, 50%, कोई डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है। अंग्रेजों ने जो गिना है उसके बेस पे हम बोलते हैं कि 52%। आधी आबादी को तुम 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हो। अरे पूरे देश का बजट तो निकालो, कैसा सामाजिक न्याय मिलेगा वो ओबीसी को? और ये 20,000 करोड़ रुपए आप किसको देने वाले हैं? ऐसे ही ये महिला, अभी ओबीसी को एक लॉलीपॉप दिखाया, उसके आगे जाके ये महिलाओं को बहुत बड़ी आधी लोक संख्या अगर महिलाओं की रहती है तो उनके लिए ये सिर्फ चुनावी जुमला है। मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा तो उनको ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही उनको ये विधेयक सम्मत करना होगा। ये मेरी राय है जी। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण हके जी, जो आपने कहा अभी कि आप गांव से गांव जाते हैं, गांव घूमे आप, और आपने जब भी पूछा है अपने मीटिंग में कि भाई ये फला जो स्कीम है, कोई भी स्कीम सरकार की, उसका कोई लाभार्थी यहां पर है, तो आज तक किसी ने आपको नहीं कहा कि हाँ मुझे मिला है कुछ? कोई ऐसा नहीं बोला है ये। एक तो मिला होगा। नहीं, कैसी बात है? जो मैंने किसानों के बारे में मुझे हमें मिला है, ऐसे कोई एग्जांपल्स मुझे मिले हैं, मगर उनका मैंने थोड़ा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उनका एनालिसिस ये सामने आया कि जो अच्छा किसान रहता है जी, जिसका बैंक ट्रांजैक्शन रहता है, जिसके घर में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, वो जो स्कीम लाने के लिए जाता है तो उसको गारंटर, 1-2 गारंटर रहते हैं, वो गारंटर जो दे पाता है उसका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, उन लोगों को ये योजना ये मिलती है। जो एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। किसान की लाभार्थी स्कीम के लिए भी गारंटर की जरूरत है? गारंटर के बिना लीड बैंक लोन मंजूरी नहीं करती। मैं बहुत सारे बैंकों के सामने गया हूं किसानों के लिए।
for a farmer who's already in trouble, Yes. जो बेचारा मरने की कगार पे है, आत्महत्या करने की कगार पे है, उसको गारंटर चाहिए। गारंटर चाहिए, मगर गवर्नमेंट इस एक बाजू को गवर्नमेंट बोलता है कि विदाउट गारंटर लोन दे दो, जी। मगर बैंक विदाउट गारंटर लोन नहीं देती है। कई गांव ऐसे हैं कि गांवों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है वो अग्रिम बैंक ने, लीड बैंक ने। ये फैक्ट है, मेरे साथ चलो, एक दिन चलो, मेरे गाड़ी में बैठ के चलो, मैं 2 दिन आपको घुमाऊंगा और सब किसानों के साथ उस बैंक में जाके हम बैठेंगे। जिसको लोन दिया है, हर एक बैंक को किसानों को लोन देने के लिए टारगेट दिया है, मगर जो लाभार्थी है, जिसको गरज है, जिसको नीड है, उसको लोन नहीं मिल रहा है। लोन जिसको मिलता है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो, उसको ही लोन मिलता है। ये बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया आपने। पूरे गांव के गांव आप कह रहे हैं कि गांव के गांव को ब्लैक लिस्ट किया है, बहुत बड़ा ब्लैक लिस्टेड। पूरे गांव को ब्लैक लिस्ट करना कि पूरे गांव में किसी को लोन नहीं देंगे, तो जितने कार्यक्रम निकाले वो पूरे कार्यक्रम चलेगा कैसे? फेल है। लेकिन प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी, आप जरा ध्यान से देखिए द इनॉर्मिटी ऑफ व्हाट लक्ष्मण हाके साहब हैज सेड। वो तो सच्चाई जो है। लक्ष्मण हाके साहब ने कहा है, मतलब सरकार कहती है कि गारंटर की जरूरत नहीं है और बैंक बोलता है गारंटर के बिना मैं तो पैसे दे नहीं सकता। भाई ये तो मेरे बैंक के नॉर्म्स में आता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, आपने कह दिया गारंटर की जरूरत नहीं है और आपने बैंक के नॉर्म चेंज नहीं कराए। इसका मतलब ये हुआ, और गांव के गांव ब्लैकलिस्ट कर दिए गए कि ये इस गांव से कोई आता है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। यस सर, ये तो क्राइम है। ये जो आप बात बता रहे हैं, हमारे मराठवाड़ा में बहुत सारे लोग जो किसान लोग हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं। इसका असली कारण के ऊपर कौन सी भी गवर्नमेंट नहीं आ रही है। इसका तो खेद है हमें। हर एक पॉलिटिकल लीडर, हर एक इकोनॉमिकल मिनिस्टर, हर एक जो डिसीजन लेने वाला जो आदमी है, वो फैक्ट पे नहीं आ रहा है। आज भी किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है, ये फैक्ट है। कोई भी इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज शॉकिंग सर, दिस इज शॉकिंग। ये शॉकिंग बात है सर, ये तो शॉकिंग बात है। यस, महाराष्ट्र में हर एक गांव में खासगी साहूकारी करने वाला 10 रुपया से लेके 20 रुपयों तक पर मंथ उसका ब्याज रहता है। ये सिर्फ ब्याज नहीं रहता, चक्रवाढ़ ब्याज रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया जाता है। और आजकल ये जो खासगी साहूकार है, ये खासगी साहूकार जमीन नाम पे करके लेते हैं। पहले कैसा होता था, लिख के लेते थे, एफिडेविट करके लेते थे, मगर आज नाम पे करके लेते हैं। एक साहूकार ऐसा है कि उसके नाम पे 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ जमीन है। आज भी हमारे गांव में साहूकारी के खिलाफ कायदा हुआ है हमारे महाराष्ट्र में, मगर एक भी कायदा एजेंडे पे नहीं आता है। एक भी साहूकार के अपोज में कोई एक किसान आया है और साहूकार के अपोज में उन्होंने FIR दर्ज किया है। ये तो फैक्ट है। इसलिए तो किसान खुदकुशी करके मर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में। लक्ष्मण हाके साहब, इसके ऊपर तो हमें 1-1.5 घंटे का शो करना पड़ेगा सर। इसके ऊपर तो पूरी कैंपेन रन करनी पड़ेगी, आपके साथ चलना पड़ेगा, आपके साथ चलना पड़ेगा गांव-गांव में, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो हम आपको लेके, मेरे गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं सर। गाड़ी में चलें या बैलगाड़ी में चलें? मैं चल के भी जाने को तैयार हूँ सर, मैं चल के भी जाने को तैयार हूँ, बैलगाड़ी में भी, साइकिल में भी, जिसमें आप बोलेंगे चलेंगे। लक्ष्मण हाके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बावजूद कि जो आपने अभी बताया उससे तो मैं हक्का बक्का रह गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है 21वीं सदी में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2 बीघा जमीन देख रहा हूँ या मदर इंडिया देख रहा हूँ, पिक्चर का विजन देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट में किसानों के बारे में स्वर्गवासी शरद जोशी साहब, PC महालनोबी साहब, ये जो यूनियन चलाते थे किसानों के बारे में, किसानों का इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को इन्होंने बहुत समझाया, मगर एक भी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग सब किसानों के बेटे हैं। किसानों के बेटे मतलब नकली किसानों के बेटे। बहुत सारे इकोनॉमी का कंसंट्रेशन करते हुए पैसों से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये सब
ये अगली सब बार लोग जब बोलते मिलेंगे हैं, हम सर, किसानों के बेटे हैं, हम किसानों के बेटे हैं, हम अगली काम बार कर जब रहे हैं। मिलेंगे तो मालनोबिस प्लान के बारे में भी बात करेंगे, Yes. जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। यस, आज तक नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू सर। नमस्कार। लक्ष्मण आगे साहब ने तो मुझे हक्का बक्का छोड़ दिया सर। आई एम शॉक्ड। सच्चाई है, हकीकत है जो शॉक्ड। रूरल एरिया से पता चलता है। And at the moment with us from